हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 में रीड किया था लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन जहाँ पर होता है, जहाँ पे जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। ये मैंने आपको बताया था 3rd चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे इसके जो तत्व हैं और मतलब हम इसके ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं एंड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें क्या सुविधा इससे मिली गई है, ये इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसमें है दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी कि गोरे या श्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। ठीक है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका एक देश है जहाँ पर मतलब भारतीयों का पहले क्या था, अंग्रेज़ों का शासन भी था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया बच्चों। इसमें फिर क्या हुआ बच्चों, इसमें दक्षिण अफ्रीका में मतलब अंग्रेज़ों का शासन जैसे उन्होंने चला रखा था, तो ये क्या होते थे, जो पहले के लोग होते थे, जो अश्वेत होते थे यानी कि जो काले होते थे, उनके साथ बुरा रिएक्ट किया जाता था। उनके लिए गाड़ी तक भी अलग होती थी जिसमें बस से यात्रा करते थे। गोरे लोगों की अलग होती थी, काले की अलग होती थी। खाने का भी अगर सामान कहीं मिलता था तो उनकी भी दुकानें अलग होती थी, काले लोगों की अलग होती थी और जो गोरे लोग होते थे उनकी अलग होती थी। ये इस चैप्टर में इस मतलब एक मीना नाम की लड़की है, उसके बारे मतलब वो इस ट्रिप के बता रही है, माया जो है वो बता रही है, उसकी माँ भी समझा रही है कि जो मतलब माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। क्या तथा इसमें रंगभेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि कालों के साथ बहुत बुरा रिएक्ट किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, अभी मैंने बताया सब अलग अलग होते थे। इसमें क्या होता था, तो जो ये था कि विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, यानी कि गाड़ियों में भी इतना डिफरेंस पाया जाता था बच्चों। जो गोरे लोग थे उन्हें सब सुविधाएं दी जाती थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी जो काले लोग थे, जहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी कि जो अच्छी ज़मीन होती थी वो केवल श्वेत लोग ही खरीद सकते थे, उन पर रह सकते थे, और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी को पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। ओके बच्चों, फिर क्या होता है, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, आपने नाम जरूर सुना होगा बच्चों, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ, बहुत बड़े नेता हुए हैं, इन्होंने क्या करा है, रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और इन्हें कई बार इस चीज़ के लिए जेल भी भेजा गया और इन्हें बाद में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी बनाया गया था बच्चों। ये छोटी जाति के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई की, छोटी जाति नहीं, रंगभेद के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोग बराबर माने जाते हैं, यानी कि सभी लोग एक जैसे माने जाते हैं। भागीदारी, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं?
पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था, लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि हमारे पास एक अधिकार है वोट देने का, जिसे हम वोट देते हैं उससे ही हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ओके बच्चों, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। आपको पता है हर 5 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। क्या होता है बच्चों, हर 5 साल बाद हमारे यहाँ भी जनता जो है अपनी सरकार चुनती है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जिसे मर्जी हम अपना नेता चुन सकते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति नेता बनने योग्य है, वह जो चाहे वो वोट दे सकता है। 18 साल से ऊपर जो है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए सब इच्छुक हैं। ओके बच्चों, फिर आगे है इसमें एक घटना है। इसमें अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। यानी कि इसमें क्या बताया गया है बच्चों, कि जो सरकार है अगर वो हमारे खिलाफ गलत एक्शन लेती है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ बोलने का अधिकार भी है हमको। एक बार ये 2005 की घटना है, एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, तब लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। जो लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिशें की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा क्या है बच्चों, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बच्चों क्या होता है, मीडिया के जरिए ये ट्रांसपेरेंट का काम करता है। मतलब हम जो भी कुछ गलत सरकार करती है तो वो मीडिया पे एकदम शो हो जाता है। यानी कि जो सरकार है वो भी ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती जिसमें जनता की कोई हानि हो। ठीक है, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जहाँ की जनता पूर्ण रूप से वो रहती है, जागृत रहती है, हर चीज़ को जानना चाहती है, वो ही देश सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करता है। ठीक है बच्चों, अगली बार देखो तुम ट्राई करना, में एक शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है बच्चों, यही है, जैसे हमें कुछ भी अपनी बात मनवानी होती है, जैसे अभी किसानों का भी धरना चल रहा है, किसान रैली निकाल रहे हैं, इस टाइप से यानी कि हमें कुछ भी करने की, शांतिपूर्वक हम अपनी बात को मनवाने की सरकार के आगे अनुमति है। ठीक है बच्चों, विवादों का समाधान, माया की कहानी में आपने पढ़ा है, विवाद या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, जैसे मंडेला की हुई थी बच्चों। इसमें क्या है, इसलिए होता है कि यह एक समूह मान लिया होता है और दूसरे समूह को विरोध करने में रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब नहीं मानते तो दोनों में बात छिड़ जाती है। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से भी
तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा विवाद का कारण बच्चों, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है बच्चों, इसमें है दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध में पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए और जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, यानी कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है कि ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का निपटारा हो सके। यानी कि अगर सरकार न हो तो दोनों एक दूसरे से हावी हो जाएंगे और एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहेंगे। फिर क्या है बच्चा, समानता एवं न्याय क्या है, मतलब सरकार के तत्व। सरकार में सबसे ज़्यादा मेन अगर हम देखा जाए तो अगर सरकार ना हो तो सब एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और सब अपनी मनमानी भी करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है कि उसका न्याय समानता के प्रति वचनबद्ध हो। यानी कि जब भी सरकार कोई भी न्याय करे तो वो किसी के पक्ष में ना करे, किसी को देख के ना करे कि ये काला है या गोरा है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये रिश्तेदार है या ऐसे है। इसमें जो सरकार है उसको न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार को मानना चाहिए कि न्याय और समान, यानी कि हर एक के साथ समान न्याय होना चाहिए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों, जो गरीब लोगों की शिक्षा थी, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यही थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने, यानी कि जो भी मंदिर बनाए जाते थे उन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, यानी कि सब लोग एक इक्वल ही समझे जाएं, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। कुछ है, जैसे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।